बायोलॉजी क्लासेज में आज हम लोग जो है ह्यूमन न्यूट्रिशन का पार्ट 4 यानी विटामिन पढ़ेंगे। पिछले 2 वीडियोस जो है ज़्यादा डिटेल हो गए थे क्योंकि व्यूज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि जो है आप लोग जो है बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन विश्वास मानिए कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि इस पूरे टॉपिक से 12 क्वेश्चन अभी हाल ही में लोअर सबऑर्डिनेट जो 2016 वाला एग्जाम हुआ था 28 जुलाई को, उसमें पूछा गया था। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको विटामिन के बारे में अच्छे से पहले से बहुत कुछ पता है। कुछ चीज़ें मैं ऐड करूंगा, कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी या जो है आप जो है उसको भूल गए होंगे, तो वो आपका जो है रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा। विटामिन से लोअर पीसीएस क्या कोई भी परीक्षा हो जहां पर बायोलॉजी पूछी जानी हो, वहां पर 2 प्रश्न 3 प्रश्न मामूली बात है कि विटामिन और न्यूट्रिएंट से पूछे जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन का। अगर इंट्रोडक्शन जो है क्या है, तो विटामिन एक जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें वीटा का अर्थ होता है जीवन। वीटा मतलब होता है लाइफ और मिन मतलब होता है तत्व, यानी एक ऐसा पदार्थ जिसको हम जीवन के तत्व की संज्ञा देते हैं उसको हम विटामिन कहते हैं, यानी इसको हम जीवन तत्व कह सकते हैं। विटामिन जो है हमारे भोजन का अवयव होता है जिनको सहायक आहार कारक कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा गया है कि सहायक आहार कारक जो है किसे कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमको विटामिन एनर्जी नहीं देते हैं। हम विटामिन जो किसी भी माध्यम से लेते हैं, खाते हैं, उससे हमको कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो शरीर में चल रही हैं और जितनी भी जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं, उसके अलावा जितनी भी जो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हार्मोन का सिक्रेशन, तो इन सब के लिए जो स्टिमुलेटर का काम करता है वो कौन करता है? विटामिन करते हैं। इसीलिए जब विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है किसी वजह से, तो हमारी कुछ जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है स्लो डाउन हो जाती हैं और उसके कारण जो है एक स्पेशल कंडीशन डिफिशियंसी के कारण उत्पन्न होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि विटामिन डिफिशियंसी की जो है ये डिजीज हो गई है। फंक ने 1912 में सर्वप्रथम विटामिन शब्द का जो है टर्म क्वाइन किया था, विटामिन शब्द दिया था। और थायमीन ऐसा विटामिन है जिसको हम B1 के नाम से जानते हैं, जिसको सबसे पहले आर्टिफिशियली एक्सट्रैक्ट किया गया था, यानी प्रयोगशाला में उसको अलग किया गया था। और कहां से? चावल से। ये 1924 में किया गया था। उसके बाद ही जो है विटामिन के अध्ययन को जो है और गति मिली। जो सभी विटामिन होते हैं ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में हमें जरूरत होती है, परंतु ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने में सहायता करते हैं और इनकी कमी होने पर डिफिशियंसी डिजीज जो आती है, जो मैंने आपको बताया। हमारे शरीर में विटामिन नहीं बनाए जाते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर विटामिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, परंतु छोटी आंत में कुछ जीवाणु होते हैं जो हमारे अंदर B12 का संश्लेषण करते हैं। तो एक यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट क्या निकल के आया कि B12 का संश्लेषण हमारे शरीर में कुछ जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी आंतों में करते हैं। और अभी तक लगभग 30 विटामिन्स की खोज की जा रही है और नए नए जो है विटामिन्स के बारे में निकलता रहता है, लेकिन उनको कंफर्मेशन के बारे में ही ऐड किया जाता है। अब विटामिन को पढ़ने के लिए जो है उसको 2 ब्रॉड कैटेगरी में हम बांटते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है? वसा में घुलनशील, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो वो विटामिन्स जो फैट में घुलनशील होते हैं, फैट के साथ घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम फैट सॉल्युबल कहते हैं। अब सबसे पहले हम एक सरसरी निगाह से जो है सारे विटामिन्स को देखेंगे, फिर 1 बाय 1 इन विटामिन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपका विटामिन का जो है कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज से, इस लेक्चर से बाहर नहीं पूछा जाएगा।
तो विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, इसका जो केमिकल नाम है, इससे जो है सबसे प्रमुख रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है। बाकी ये स्रोत लिखे हैं जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। विटामिन डी जिसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इससे जो है रिकेट्स या सूखा रोग होता है और ऑस्टियोमेलेसिया होता है। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं, इससे जो है नपुंसकता यानी स्टेरिलिटी की रोग हो जाता है, जननांग की पेशियों में कमजोरी आ जाती है। विटामिन के को हम नेप्थोक्विनोन के नाम से जानते हैं और विटामिन के की कमी से सबसे बड़ा जो होता है रक्त का थक्का नहीं जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग जो है इसकी वजह से नहीं होती है अगर इसकी कमी हो जाए। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी है विटामिन की? जल में घुलनशील, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में रुक नहीं पाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से विटामिन हैं जो हमारे मूत्र के साथ बाहर आ जाते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, या जिनका हमारे शरीर में संचय नहीं हो पाता है। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जिनमें जो है बी और सी जो है मुख्य हैं, तो ये सभी जो है ऐसे विटामिन हैं जिनका हमारे शरीर में संचय नहीं होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है। कौन सा अपवाद है? विटामिन B12। इसको नोट कर लीजिएगा स्पेशली। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है वाटर सॉल्युबल विटामिन में से जो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता है, यानी उसका संचय होता है हमारे शरीर में। कहां पर होता है? जब हम विटामिन B12 पे पहुंचेंगे तो बात करेंगे। तो अब हम पहले बी कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। ये सभी जो है जल में, तो बी कॉम्प्लेक्स में पहला विटामिन B1 है जिसको हम थायमीन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी कमी से किलोसिस। किलोसिस क्या होता है? होठों का जो है, जहाँ पे होठों के ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पर वो स्किन चटकने लगती है, फटने लगती है, उसको किलोसिस कहते हैं। नियासिन B3 जिसको निकोटिनामाइड भी कहते हैं, इससे मुख्यतः जो है चर्म रोग होता है। और जो सबसे प्रसिद्ध है, जो आपके पेपर में भी अभी पूछा गया था, वो कौन सा है? पेलाग्रा। पेलाग्रा डिजीज जो है इसी की कमी से होती है। B5 की बात करें जिसको पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं, इससे जो है यहाँ पर गलत जो है ये टाइप हो गया है। तो पेलाग्रा डिजीज किससे होता है? B3 से होता है। B5 को हम पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं। B6 को जो है हम क्या कहते हैं? पायरोडॉक्सिन। ये जो है रक्तक्षीणता यानी एनीमिया, पेशियों में ऐंठन, ये सभी जो बीमारियां इसकी कमी से होती हैं। B7 बायोटिन। बायोटिन की कमी से त्वचा का रोग जो डर्मेटाइटिस होता है। ये तो यहाँ पर सिंगल रोग लिखे हैं। अभी जब हम आगे एक एक विटामिन को टेकअप करेंगे तो उसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। B9 में इसको फोलिक एसिड कहते हैं जो है, और इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। इस एनीमिया का भी एक जो है स्पेशल नाम है विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। तो ये जो है हमारे जल में घुलनशील विटामिन थे। अब जैसा कि मैंने बताया कि अब हम एक एक विटामिन को जो है पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनसे क्या क्या खास चीज़ें जो पूछी जाती हैं। तो विटामिन ए, ये सभी कौन से हैं? पहले फैट सॉल्युबल है। विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं, इसको एंटोजीरोप्थैल्मिक विटामिन कहते हैं। यानी एंटी जीरोप्थैल्मिक का मतलब ये जो है, इससे हमारी बीमारी कौन सी होती है? रेटिना का जो है पानी सूख जाता है और रतौंधी हो जाती है। तो इसीलिए जो है जीरोप्थैल्मिक का मतलब ही होता है हमारी आंखों से संबंधित। ये जो है एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल होता है। ये बीटा कैरोटीन से हमारे शरीर में बनता है, यानी बीटा कैरोटीन से ही जो है इसका संश्लेषण होता है। और बीटा कैरोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमने पीछे बात की थी जो है, जब सेकंड थर्ड लेक्चर में, तो बीटा कैरोटीन जो हमें पौधों से प्राप्त होती है। कैरोटीन हमारे शरीर में छोटी आंत में अवशोषित होती है। अब इसके जो सोर्स हैं, यानी B1 जो है प्रमुख रूप से कहाँ से विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है? गाजर, पपीता, दूध और खमीर, बटर, फैट प्रोडक्ट ऑफ मिल्क और एग, इन सभी से जो है विटामिन ए प्राप्त होता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम रतौंधी कहते हैं, उसके अलावा संक्रमणों का खतरा, यानी हमारे शरीर में जो है प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से हमें जल्दी जल्दी बीमारी होने खतरा बना लगता है। और एक और बीमारी जीरोप्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है, जो हमारी रेटिना की जो है सूखने के कारण होता है और त्वचा एवं आँख की कार्निया जो है इससे सूख जाती हैं।
और शिशुओं में यानी बच्चों में जो है उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, प्रभावित होती है। तो ये सब जो है विटामिन ए की वजह से। अब इसमें कुछ और भी फैक्ट हैं जो जानना जरूरी है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन तथा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, जो गर्भनाल होती है जो माँ से बच्चे को कनेक्ट करती है, तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस में सहायता करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो स्टेरिलिटी भी आ जाती है। वैसे मेन अगर कभी स्टेरिलिटी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको विटामिन ई बताना है, लेकिन ए के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसकी खोज जो है मैककॉलन और तथा डेवोस ने की थी। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। ये सब टर्म जो है जरूर याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा विटामिन ए को। अब अगर फलों की केवल हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ज़्यादा जो है आम में पाया जाता है, उसके बाद सेकंड नंबर पर पपीता, फिर परसिमोन और केला। ये जो है पूरी हो गई विटामिन ए के बारे में। अब दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसे सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एंटी रिकेट्स यानी सूखा रोग के विरुद्ध जो विटामिन होता है उसके नाम से, तो सनशाइन और एंटी रिकेट्स ये इसके दो नाम हो गए। विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील होती है, प्रो हार्मोन है ये एक। इसके दो प्रमुख रूप हैं, अब ये दोनों को अलग अलग जानना जरूरी है। सबसे पहले इसका एक रूप है विटामिन D2, इसको इसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। ऑर्गो कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी को कहते हैं, D2 को, और विटामिन D3 को कोलिको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। दोनों ही टर्म याद रखिएगा, ये मैच में जो है एक बार आ चुका है मिलान करने में। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है, साधारणतया जो इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है। सूर्य के प्रकाश जब हमारी स्किन पर पड़ता है तो उससे जो है हमारी त्वचा में विटामिन डी का निर्माण शुरू हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। तो रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स को कहते हैं सूखा रोग, जिससे बच्चों में बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया हो जाती है। ये भी हड्डी की एक जटिल बीमारी है जिसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है कैल्शियम की क्षीणता हो जाती है। रिकेट से प्रभावित बच्चों के पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, और ऑस्टियोमेलेसिया से प्रभावित वयस्कों की रीढ़ की हड्डी झुक जाती। सबसे जो बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है, रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुक जाती है और हड्डियों के टूटने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि हड्डियां जो है बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो दोनों रोग रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया ये आपको याद रखना है। विटामिन डी आहार नाल से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण आहार नाल में बढ़ा देती है, अतः यह हड्डियों की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो विटामिन डी का जो सबसे बड़ा फंक्शन है, जो भी हम शरीर में कैल्शियम फास्फोरस विभिन्न माध्यमों से लेते हैं, उसका जो हमारी आंतों में अवशोषण होता है, फाइनली उस अवशोषण करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। आप कितना भी दूध पीते रहिए, कितना भी आप विटामिन कैल्शियम से जो है भरपूर चीज़ें खाइए, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम जो है वेस्ट हो जाएगा, वो हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होगा, और उससे जो है हमारे शरीर में जो हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस की ज़रूरत होती है उसकी कमी को पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर लगातार जो है किसी को हड्डियों में की शिकायत होती है, उसके जल्दी जल्दी एक्सीडेंट होते हैं या जल्दी हड्डी टूट जाती है, या उसको शरीर में दर्द की जैसी बीमारियां होती हैं, तो आजकल जो है विटामिन डी का टेस्ट डॉक्टर कराने के लिए बोलते हैं। फिर विटामिन डी के इंजेक्शन लगते हैं या जो है ओरल कैप्सूल्स भी आती हैं, उसके बाद जो है उसमें कैल्शियम का लेवल सुधर जाता है। तो D3 एक विटामिन है, इसके अभाव में कौन सा रोग हो जाता है, सीलियक रोग। ये शायद आपको नहीं पता होगा, इसको स्पेशली नोट कर लीजिए कि विटामिन D3 की कमी से क्या होता है, सीलियक रोग होता है। सीलियक डिजीज क्या होती है, ये एक जो है स्वप्रतिरक्षी यानी ऑटो इम्यून स्थिति है जो ग्लूटेन प्रोटीन के विरुद्ध होती है। जैसे कि आपने कुछ लोग को देखा होगा जिनको
ब्रेड, पास्ता, दलिया और बिस्कुट में जो ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है उसके से थोड़ी सी उनको एलर्जी रहती है। अगर वो खा लेते हैं तो उनको जो है ये सीलियक डिजीज हो जाती है, जो मुख्यतः जो है पेट से संबंधित बीमारी होती है। दस्त वगैरह जो है इसमें आ जाते हैं और भी इसके तमाम लक्षण है। तो डिटेल में अगर पढ़ना हो तो आप सीलियक रोग जो है गूगल में सर्च करके पढ़ लीजिएगा। आप रक्तचाप का बढ़ना, चक्कर आना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सब भी जो है विटामिन डी की कमी के लक्षण है। कैल्सीफेरॉल तथा एर्गो कैल्सीफेरॉल जो डी होता है क्रमिक रूप से जंतु तथा कवकों से प्राप्त होता है, जो कि ह्यूमन स्किन में 7 डिहाइड्रोकैल्सीफेरॉल के रूप में संचित हो जाता है। आगे चलते हैं, विटामिन ई। तो विटामिन ई कैसा विटामिन है? ये भी फैट सॉल्युबल है पहली चीज, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं। इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसे क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये पूरी जो तरह से हमारी त्वचा से संबंधित है और इसकी कमी से जो है त्वचा की विकृति आ जाती है। तो विटामिन ई के मेंटेनेंस से ब्यूटी मेंटेन रहती है, इसीलिए इसको जो है ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तथा मेम्ब्रेन्स को बचाता है। इसकी कमी से जो प्रमुख बीमारियां होती हैं उसमें कौन सी है? स्टेरिलिटी, नपुंसकता, मस्कुलर एट्रोफी यानी पेशियों का कमजोर होना, और इससे जेनाइटल इपिथीलियम की जो है वृद्धि रुक जाती है और त्वचा से झुर्रियां जो है हटाने का काम कौन करता है? विटामिन ई। तो विटामिन ई को जो है एंटी एजिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये झुर्रियों उसको जल्दी आने नहीं देता है। विटामिन ई की कमी से होने वाली एक बीमारी जो है वो है हीमोलाइटिक एनीमिया। इसको भी नोट कर लीजिए, हीमोलाइटिक एनीमिया जो है B12 से बहुत सारे उससे जुड़ा होता है, लेकिन विटामिन डी की कमी से स्पेशल हीमोनिया ये होता है एनीमिया, जिसको हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। ये विटामिन ई की कमी के समय से पहले हुए नवजात शिशु के खून में कमी आ जाती है। यानी अगर किसी नवजात शिशु में विटामिन ई की कमी है, उसकी माँ में कमी थी, तो उसको जो है बचपन से ही पैदा होते समय ही ये जो है हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, और वयस्क व्यक्तियों के दिमाग की नसें फटने की संभावना भी इससे बढ़ जाती है अगर ये वाला एनीमिया हो गया। अब इसकी अत्यधिक मात्रा भी शरीर के लिए हानिकारक है। खून की जो कणिकाएं यानी ब्लड कॉर्पसेल्स हैं उस पर असर पड़ता है और खून किसी न किसी अंग से बहता है, इसीलिए इसको हीमोलिटिक कहते हैं। हीमोलिटिक का अर्थ ही क्या है? रक्तस्राव, यानी ये रक्तस्राव कराने वाला एनीमिया है जो विटामिन ई की कमी से होता है। तो हमने ई कंप्लीट कर लिया। आप चलते हैं विटामिन के की तरफ। के को क्या कहते हैं? नेप्थोक्विनोन के नाम से जानते हैं। ये हमारे कोलन में यानी आंतों में बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है ये विटामिन। ये प्रोथ्रोम्बिन का लीवर में निर्माण करने में सहायक होता है। यानी प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? वो तत्व होता है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। इसे एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहा जाता है, इसको स्पेशली नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो रक्त का थक्का बनता है उसके लिए विटामिन के ही प्रेरित करता है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से थ्रोम्बोनोजन, जो पूरी इसकी प्रक्रिया है ब्लड क्लॉटिंग की, तो विटामिन के उसके पीछे है, इसीलिए इसको एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहा जाता है। यानी ये रक्तस्राव के विरुद्ध काम करने वाला विटामिन है। विटामिन के चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, जो मैंने बता दिया। विटामिन के यौगिक एक समूह है जिसे विटामिन K1। आप विटामिन के भी 2 पार्ट है, हो सकता है आपने इसको ना पढ़ा हो, तो इसमें दोनों चीजें जान लीजिए। विटामिन K1 जो है इसका एक प्रकार हो गया जिसको हम फिल्लोक्विनोन के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है? ये हर्ब्स से मिलता है, यानी हरी पत्तियों वाली सब्जियों से प्राप्त होता है। और दूसरा विटामिन के का भाग कौन सा हो गया? विटामिन K2। K2 को हम क्या कहते हैं? मेनाक्विनेंस कहते हैं K2 को, जो कि मांसाहार में यानी मांस, अंडे और इस तरह की जो मांसाहारी पदार्थ हैं उनसे प्राप्त होता है। इसमें अतिरिक्त यह विटामिन अस्थि उपापचय यानी जो बोन के मेटाबॉलिज्म है तथा रक्त में कैल्शियम की मात्रा के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे चलते हैं। अब हम आ गए
फैट सॉल्युबल खत्म हो गया। अब क्या करते हैं बात, अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम प्रमुख रूप से 8 विटामिन को पढ़ेंगे, हालांकि इससे ज्यादा विटामिन खोजे जा चुके हैं। तो विटामिन B1 ये क्या होता है, ये थायमीन हाइड्रोक्लोराइड इसका पूरा नाम होता है, शॉर्ट में थायमीन लिखा जाता है। इसे एन्यूरिन और बेरी बेरी विटामिन भी कहा जाता है। ये शॉर्ट में पढ़ेंगे, अब इसको डिटेल में भी देखना है हमको। फिर विटामिन B2 को हम राइबोफ्लोविन कहते हैं या लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं, और इसको विटामिन जी भी कहा जाता है। ये जरूर स्पेशली याद कर लीजिए कि विटामिन जी किसको कहा जाता है, B2 को विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनामाइड, B4 एमिनो एसिड, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड और B12 साइलोकोबानामिन। तो ये इसके हो गए। अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के प्रकार जो हैं, ये मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन लगभग 13 तरह के विटामिन इस समूह में अब तक खोजे जा चुके हैं। B1 जिसको हम थायमीन कहते हैं, यह विटामिन पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने और मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो सबसे बड़ा जो रोल है वो बी कॉम्प्लेक्स समूह का ही होता है। आप इसको जब पढ़ेंगे आगे, देखते चलेंगे मेरे साथ, तो आपको समझ में आएगा। इस विटामिन की प्राप्ति स्रोतों में पोर्क यानी सूअर का मांस, सूरजमुखी के बीज और गेहूं प्रमुख है। इसे आइजमैन ने खोजा था और इसे एंटी न्यूरिटिक यानी शोथ रोगी या एनीरुनिन की संज्ञा दी जाती है। तो इसको एंटी न्यूरिटिक कहते हैं इस विटामिन को। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र, न्यूरिटिक का मतलब ही होता है कि तंत्रिका तंत्र, यानी जो है ये तंत्रिका तंत्र को बचाने का काम करता है उसकी मांसपेशियों को। तो इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों का कार्य बिगड़ जाता है, जिससे पैरालिसिस या लकवा पड़ सकता है। तो ये लकवा बीमारी भी जो है इसकी कमी से हो सकती है, B1 की कमी से। और इसकी कमी से जो सबसे फेमस रोग होता है वो है बेरी बेरी क्या होता है, जिससे हृदय मांसपेशियां कमजोर हो जाने से दिल की धड़कन कमजोर हो जाती है, अपच और कब्ज हो जाता है, ये सब उसके लक्षण हैं। बेरी रोग जो है पॉलिश किए हुए चावल से भी होता है। जो पॉलिश चावल होता है उसमें से जो है उसके कारण भी बेरी रोग हो जाता है। पॉलिश किया चावल, सफेद आटा और चीनी, इनमें विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। पॉलिश करने के कारण जो है विटामिन B1 इससे निकल जाता है। और इसकी कमी से एक और अनोखी बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम ये एक डिजीज है जिससे हो जाती है। अब विटामिन B2 की बात करें जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, तो इसी को हम विटामिन जी भी कहते हैं। ये गाय के दूध में उपस्थित येलो कलर राइबोफ्लेविन के कारण भी होता है। ये अंडा, पनीर, ईस्ट, लीवर तथा दूध में पाया जाता है। इसकी कमी से किलोसिस हो जाता है। किलोसिस के बारे में हमने पहले ही चर्चा की कि मुंह के कोनों पर होठ का जो फटना होता है, उसके अलावा मुंह का खट्टा होना, त्वचा, आंखों में जलन होना, पाचन शक्ति कमजोर होना, ये सब जो है इसकी कमी से होता है। राइबोफ्लेविन भोजन को अपघटित कर ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है और ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी हमारे शरीर में काम करता है। राइबोफ्लेविन के अच्छे स्रोत में मांस और मशरूम शामिल हैं। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन सबसे ज्यादा किस फल में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? बेल में। इसको स्पेशली नोट कर लीजिएगा। उसके बाद पपीता, काजू और लीची। अब विटामिन B3 नियासिन की बात करते हैं, जिससे दो क्वेश्चन जो है लोअर सबऑर्डिनेट में इस बार पूछ लिए गए थे। तो इसको निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड भी कहते हैं। इससे कौन सा होता है? पेलाग्रा डिजीज होती है, इसीलिए इसको पेलाग्रा प्रिवेंटिव विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन मेटाबॉलिज्म, DNA के उत्पादन और उसकी मरम्मत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खाद्य स्रोतों के रूप में चिकन, टूना, फिश और दाल जो है इसके प्रमुख स्रोत हैं। ये NAD तथा NADP का कोएंजाइम होता है। ये शरीर में ट्रिप्टोफैन यानी अमीनो एसिड से बनाया जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है। पेलाग्रा के लक्षण क्या हैं?
फूले होठ, हाथों एवं पैरों की त्वचा मोटी हो जाना, रंगीन दाग शरीर पे पड़ जाना और चिड़चिड़ापन, ये सभी जो है पेलाग्रा डिजीज के रोग हैं। तो बेसिकली पेलाग्रा डिजीज है क्या, एक स्किन की जो है एबनॉर्मल कंडीशन है। पेलाग्रा के प्रमुख लक्षणों में त्वचा रोग, डिमेंशिया क्या होती है, जो भूलने की बीमारी होती है, और दस्त जो है, ये सब शामिल है। कुत्तों में इसकी कमी के कारण ब्लैक टंग डिजीज हो जाती है। तो अगर कुत्तों में जो है B3 की कमी हो जाए तो उनकी जबान काली पड़ जाएगी, जिसको हम ब्लैक टंग डिजीज कहते हैं। अब आगे देखते हैं, विटामिन B5 की हम बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में मदद करता है। ईस्ट, लीवर, लेग्यूम यानी दालें और मीट में जो है ये पाया जाता है, यानी ये इसके जो है प्रमुख स्रोत हो गए। इसकी कमी से क्या होता है, B5 की बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है, यानी पैरों और हाथों में जलन होना, उसके तलुओं में विशेषकर, और सुन्न पड़ जाना, ये जो है बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है। मांसपेशियां हमारे शरीर की कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा बालों का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना, ये भी जो है B5 की कमी से होने वाले कुछ प्रमुख लक्षण हैं। पैंटोथेनिक एसिड भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है तथा हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन में अपना योगदान करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन में भी B5 का जो है यूज़ है। मछली, दही और एवोकाडो आदि में भी यह विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं पायरिडॉक्सिन की। तो पायरिडॉक्सिन को जो है क्या कहते हैं, B6 के नाम से जानते हैं। पायरिडॉक्सिन अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म, जिसका सबसे जो है प्रमुख काम जो यही है कि हमारे शरीर में अमीनो एसिड्स जो है उनके मेटाबॉलिज्म में, RBC के उत्पादन में और न्यूरोट्रांसमीटर्स के निर्माण में B6 का जो है सबसे बड़ा रोल होता है। इस विटामिन के सबसे अच्छे स्रोत के रूप में चने, सैल्मन फिश और आलू जो है शामिल है, और यह भी आंत के जीवाणुओं द्वारा बनाया जाता है। ये चावल के पॉलिश, हरी सब्जी, जीवाणु और अंडा में पाया जाता है। इसकी कमी से जो है डर्मेटाइटिस और एनीमिया, दो रोग जो है हो जाते हैं। यानी इसकी कमी से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा संबंधी बीमारी, और एनीमिया जिसको हम रक्त अल्पता के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B7, जिसको हम बायोटीन कहते हैं। इसको विटामिन H भी कहा जाता है, ये जो है जरूर याद रखिएगा। इसको विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा के मेटाबॉलिज्म के लिए बायोटीन आवश्यक है। इसके साथ ही साथ जीन अभिव्यक्ति को ये नियंत्रित करता है, यानी जो हमारा जीन का एक्सप्रेशन होता है जेनेटिक कैरेक्टर्स को उभारने के लिए, उसको भी जो है B7 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। खमीर, अंडा, सैल्मन फिश, पनीर, ये सभी जो है बायोटीन के जो है सर्वोत्तम स्रोत हैं। इसके कमी के लक्षणों में सबसे क्या क्या हो सकता है, लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना, ये सभी जो है विटामिन B7 के जो है यानी बायोटीन की कमी से होता है। फॉलिक एसिड, आपने बहुत नाम सुना होगा, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, विशेषकर जो है गर्भवती जो है महिलाओं को, माताओं को। तो विटामिन B9 जो है इसको पॉपुलरली फॉलिक एसिड कहते हैं, और टेरोग्लूटामिक एसिड इसका जो है वास्तविक जो है साइंटिफिक नाम है, टेरोग्लूटामिक एसिड, लेकिन पॉपुलरली जो है इसको हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये प्यूरिन्स तथा थायमीन, प्यूरिन्स और थायमीन्स जो है क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, को बनाने में प्रयोग होते हैं, जो कि DNA और RNA में मुख्य घटक होते हैं, यानी उनके नाइट्रोजन बेस के रूप में काम करते हैं। ये DNA के निर्माण में तथा इरेथ्रोसाइट्स यानी RBC के फॉर्मेशन में भी सहायता करते हैं। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग हो जाता है, ये याद रखिएगा, स्पेशल टाइप का एनीमिया है। इसे माइक्रोकैटिक एनीमिया भी कहते हैं, यानी जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है इसका एक और नाम है माइक्रोकैटेलिक एनीमिया। और फोलेट या विटामिन B9 की कमी से एनीमिया सहित विभिन्न नामों से इसको बुलाया जाता है। ये पालक, चुकंदर, हरी पत्तेदार सब्जी और लीवर, इन सभी में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फोलिक एसिड का जो है बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। अगला विटामिन कौन सा है, B12। B12 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है,
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारे जो है शरीर में कुछ बैक्टीरिया के द्वारा इसका निर्माण कर दिया जाता है हमारी आंतों में ही, और ये ऐसा जो है जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे शरीर में संचित भी होता है, यानी ये पूरी तरह से वेस्ट नहीं होता है। इसको रोज रोज हमको खाने में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि जो अन्य वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो जितना भी उनका यूज नहीं होता शरीर से बाहर चले जाते हैं और रोज हमको उनको खाने के माध्यम से लेना पड़ता है। एक इसकी और विशेषता क्या है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत बार जो है लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसमें एक सेंट्रल कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है कोबालामिन यानी साइनोकोबालामिन जो है पूरा नाम इसका रखा गया है। ये जंतु प्रोटीन के साथ मीट, लीवर और फिश में पाया जाता है, परंतु सब्जियों में नहीं पाया जाता। ये भी इसकी खास बात है कि ये सब्जियों में B12 नहीं पाया जाता है। छोटी आंत के बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। इसकी कमी से पर्नियस अमीनिया, जिसको आंशिक रक्ताल्पता कहते हैं, ये हो जाता है, जिसके उपचार के लिए साइनोकोबालामाइन का इंजेक्शन लगाया जाता है तथा राइबोन्यूक्लियोटाइड को ऑक्सीडेज या डीऑक्सीरोज न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित करता है और डीएनए के निर्माण में जो है ये मदद करता है। आरबीसी के मैचुरेशन में भी जो है ये यानी आरबीसी के जो है वृद्धि में भी जो ये मदद करता है। तो विटामिन B12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है शरीर में। और आपने देखा होगा कि जब भी जो है कोई हॉस्पिटलाइज होता है या जो है कमजोरियां बताता तमाम तरह के शरीर में, तो उसको सलाह दी जाती है कि वो विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवा ले, बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन लगवा ले या विटामिन B कॉम्प्लेक्स की गोलियां खा ले। अब एक नया विटामिन डिस्कवर किया गया है जो अभी तक पेपर में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, इसको स्पेशली नोट कर लीजिए। B17 एक नया विटामिन ढूंढा गया है बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में, जिसमें कैंसर रोधी यानी एंटी कैंसर इसमें प्रॉपर्टी है। इसीलिए ये आप इसको करंट अफेयर्स का भी विषय मान सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये B17। आगे चलते हैं। अब विटामिन C बचा, बी के बाद C ही बचता ही है वाटर सॉल्युबल में, तो C को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये नींबू प्रजाति के यानी सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, नींबू में, संतरे में, तो सभी में जो है ये पाया जाता है। उसके अलावा गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, स्ट्रॉबेरी में भी ये पाया जाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतकों के निर्माण में सहायता करता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे त्वचा में दरारें पड़ जाती हैं और दांतों से खून जो है, मसूड़ों से खून आना ही स्कर्वी होता है मुख्य तरह से। और इसके अलावा बाल भी कमजोर हो जाते हैं। हड्डियों का कमजोर होना भी इसका एक लक्षण है और इससे मसूड़ों से खून एवं दांत ढीले हो जाते हैं। तो ये सब स्कर्वी से रिलेटेड है। गर्म करने पर यह विटामिन बेकार हो जाता है। मतलब अब अगर आप जो है संतरे का रस या मौसमी का जूस निकलवा कर लाए और आपने सोचा उसको मैं गर्म करके पी लूं, तो उसमें से सारा विटामिन C खत्म हो जाएगा। इसलिए विटामिन C जो है गर्म करने पर टिकता नहीं है। ये घावों को भरने में सहायता करता है, क्योंकि विटामिन C कोलेजन तंतुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धूम्रपान एवं शराब पीने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो भी स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, उनमें विटामिन C की कमी हो जाती है। विटामिन C मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, जैसे अन्य विटामिन भी नहीं होते हैं, और ये जल में घुलनशील है। तो इसलिए जो है ये हमारे मूत्र के साथ में जो है बाहर निकल जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा विटामिन है, तो कोई भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होगा वो मूत्र के साथ शरीर से बाहर चला जाता है। इस प्रकार शरीर में इसका संचय नहीं होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से भी विटामिन C तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन राइप आउट हो जाते हैं, और जल में घुलनशील होने के कारण विटामिन B समूह के विटामिन भी मूत्र के साथ बाहर चले जाते हैं। परंतु B12 इसका अपवाद है, क्योंकि वो लीवर में संचित होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कहाँ पर संचित होगा, ये बताऊंगा आपको। तो B12 का संचय कहाँ पर होता है, स्टोरेज लीवर में होता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब विटामिन Q, ये एक नया विटामिन है जिसके बारे में अभी शोध चल रहा है, बातें चल रही हैं।
लेकिन जान लीजिए। तो विटामिन क्यू को जो है यूबीक्विनोन नाम दिया गया है। विटामिन क्यू इज अनदर नेम ऑफ द कोएंजाइम क्यू। अगर आपने जो है श्वसन तंत्र पढ़ा होगा कभी डिटेल में हाई स्कूल इंटर में, तो कोएंजाइम वगैरह आप जानते होंगे। तो कोएंजाइम क्यू को यूबीक्विनोन के नाम से जाना जाता है और ये उसी का दूसरा नाम है। इट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिमिलर स्ट्रक्चर टू विटामिन के एंड विटामिन ई, यानी विटामिन के और ई की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है। विटामिन क्यू बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। ये फैट सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में आता है एंड मे बी स्टोर इनटू द बॉडी अंटिल इट इज नीडेड। लैक ऑफ विटामिन क्यू और कोएंजाइम में रिजल्ट इन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, यानी हमारे जो है विटामिन क्यू की कमी से हमारे शरीर संबंधी हृदय संबंधी हृदय रोग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अदर साइड इफेक्ट ऑफ विटामिन क्यू इंक्लूड फटीग एंड रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी थकान लगना और श्वास संबंधी बीमारियां भी जो है इसकी कमी से हो जाती हैं। तो क्यू को भी याद रखिएगा, ये कोएंजाइम क्यू का ही दूसरा नाम है जिसको यूबीक्विनोन कहा जाता है। ये 3-4 फैक्ट हैं, कभी भी पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होगा। अब कुछ विटामिन कवक द्वारा संश्लेषित होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसिकस, ये क्या है? कवक है, एक फंजाई है। इससे कौन सा विटामिन मिलता है? B12 यानी साइनोकोबालामाइन, याद रखिएगा। ईस्ट से हमको क्या मिलता है? विटामिन डी प्राप्त होता है और अस्विया गेसिपी द्वारा विटामिन B12 यानी राइबोफ्लेविन संश्लेषण किया जाता है। तो दोस्तों विटामिन से संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास किया। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जो है रिमाइंड करके पूरा रिवाइज कर लेते हैं तो आपका विटामिन चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो छूट नहीं सकता है। इतना तो मैं जो है आपसे विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बनाने में बहुत मेहनत की है और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये शेयर जरूर करें अपने अन्य दोस्तों के बीच, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। इसका लिंक कॉपी करके आप शेयर कर सकते हैं। आप में से जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के जो है वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। और अगले वीडियो के साथ में जो है जिसमें हम मिनरल्स जो हमारा बचा है न्यूट्रिएंट्स में, उसके साथ ही हम इस वीडियो की पूरी PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।